बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं सामीन कराम। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर, जबकि मंच में आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। आज पाकिस्तान की टीम का ऐलान कर दिया गया है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी, और इसमें जो नोटेबल सिलेक्शन हुई है वो बाबर आजम की है, शाहीन शाह अफरीदी की है, जबकि शादाब भी टीम का हिस्सा है। बिसाइड दिस इसमें सलमान अली आगा, फिर फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद नसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, देव उस्मान ख्वाजा, उस्मान तारिक, जबकि बाबर आजम का भी मैंने आपको बता दिया कि वो टीम का हिस्सा होंगे। इस टीम के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जो एक इंटरनेशनल फियास्को है बिटवीन बांग्लादेश, इंडिया एंड आईसीसी। लगता यूं है कि आईसीसी जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ वही कुछ कर रही है जो कि बीसीसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू है। इस बारे में बात करते हैं जाने माने तजियाकार जनाब तारिक कुरैशी साहब से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे स्टेट में जरा बताइए, जो अब अल्टीमेटम दिया उसके बाद वो कर दिखाया आईसीसी ने, ये जो कुछ सियासत हो रही है इंडिया की तरफ से, इसको सख्त नापसंद किया जा रहा है, इससे क्रिकेट की मकबूलियत को नुकसान पहुंच रहा है। आप इस सिलसिले में जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसको किस नज़र से देखते हैं? क्रिकेट को क्या नुकसान पहुंच चुका है? देखिए, एक तो नुकसान की जहाँ तक बात है वो तो डेफिनेटली जब से इंडिया ने ये क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में जब अपना डर्टी रोल इन्होंने अदा करना शुरू किया, तो उसके बाद जो नुकसान है वो नुकसान ही नुकसान है। यानी क्रिकेट में जो पोलराइजेशन है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आपने देखा कि क्लियरली एक साइड पे ज़्यादातर ममालिक थे और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था। उसके पीछे लॉजिक ये थी कि अगर इंडिया को और पाकिस्तान को भी फॉर दैट मैटर, अगर इनको सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे, सिक्योरिटी रीजंस पे अगर इनको एक न्यूट्रल वेन्यू की फैसिलिटी दी जा सकती है तो व्हाई नॉट बांग्लादेश। एग्जैक्टली यही सूरत हाल थी, लेकिन उसमें यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आए। और जो कुछ ऐसे कंट्रीज भी थे जो कि बेसिकली इस में आईसीसी का जो डिसीजन है उसकी फेवर में नहीं थे, लेकिन चूंकि टाइम इस तरह का था कि इतनी जल्दी ये सारा रीस्केड्यूल हो नहीं सकता था, तो शायद इस वजह से उन्होंने आईसीसी का साथ दिया। लेकिन इसमें जो इंडियन जो इंटरफेरेंस है वो तो आपको क्लियर है। उसका जो प्रेसिडेंट आईसीसी का जय शाह, उसके आपको बैकग्राउंड का पता है कि वो हमेशा जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को वो ख़त्म करने के दर पे है। तो बिल्कुल इसमें जो इन्होंने क्रिकेट को जिस तरह डर्टी किया है, इस जेंटलमैन स्पोर्ट्स को, वो बड़ा ही काबिल एतराज़ बात है। और पीसीबी का जो मौक़िफ़ था, उन्होंने बिल्कुल जो असूली मौक़िफ़ का साथ दिया और देना भी चाहिए था। अभी तक ऑफिशियली जो है बांग्लादेश ने डिसाइड शायद नहीं किया कि विड्रॉ करना है, तो लेट्स सी। नहीं, अच्छा, ये आपका एक बड़ा आर्टिकुलेट और अलग से एक वैलिड पॉइंट है कि इनएडवर्टेंटली ये जो 12 मुल्क हैं उन्होंने हक में फैसला दिया है। आईसीसी जो बात कर रहा था उसके मौके की तायद की। और दूसरा अफसोस ये है कि श्रीलंका और अफगानिस्तान जो जैसे ममालिक जिनके मसाइल जो हैं वो काफ़ी पाकिस्तान से और बांग्लादेश से मिलते जुलते हैं, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। बहरहाल अब जरा दूसरी तरफ आते हैं। मैंने टीम का आप बताया 16 रुकनी टीम का ऐलान किया गया। 17 रुकनी टीम जो है उसमें जो ऑस्ट्रेलिया की है उसमें पैट कमिंग्स, मैक्सवेल, हेजलवुड, टिम डेविड और नेथन एरिस जैसे क्रिकेटर नहीं होंगे, उनको रेस्ट कराया गया है। अब पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? 3-0 होना चाहिए, आप समझते हैं कि नहीं ऑस्ट्रेलिया अभी भी तगड़ा है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ी कंपेटिटिव साइड है। उन्होंने अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है उसको रेस्ट दिया है, बैटिंग स्ट्रेंथ को नहीं दिया। और टी20 जो है ये इसके डिसीजंस ज्यादातर बैटिंग पे होते हैं, तो बड़े बड़े स्कोर्स होते हैं। तो अगर उन्होंने उनकी जो प्लानिंग है मेरा ख्याल है वो ठीक है, और हमें भी देख के डिसीजंस करने चाहिए। इसमें हमें बिल्कुल जो हमारी फाइनल 11 है उसके अलावा जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है इन 3 मैचेस में हमें वो भी टेस्ट करनी चाहिए। सामीन को बता दें कि पहला T20 मैच जो है 29 जनवरी को, दूसरा 31 जनवरी को, और फिर तीसरा जो T20 मैच है वो 1 फरवरी को खेला जाएगा। आखिर में एक लाइनर ये बताइए कि क्या ये जो 3 मैचों की सीरीज जिसका मैंने जिक्र किया है इसमें शाहीन शाह अफरीदी और फिर बाबर आजम, ये ट्रायल है इनका? ये मेरा ख्याल है कि ये शायद 2020 की फाइनल अपॉर्चुनिटी है फॉर बाबर आजम, क्योंकि अगर उसने इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया तो वो कंटिन्यू फिर कर पाएगा। अगर इसमें भी बाबर आजम ने अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव ना किया और डिलीवर ना किया
तो स्कोर्स ना किए तो फिर शायद फ्यूचर में बाबर आजम की जो T20 क्रिकेट है वो खत्म हो जाएगी। शाहीन अफरीदी की जो आप बात कर रहे हैं वो है, हारिस को तो इन्होंने इसमें शायद नहीं शामिल किया। तो मेरा ख्याल है कि ये बजाय देखने के कि जी ये इसकी पास्ट परफॉर्मेंस की बजाय प्रेजेंट फॉर्म है वो देखनी ज्यादा जरूरी है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो इट्स ओके, लेकिन अगर नहीं कर पाएगा एक आधे मैच में, क्योंकि स्टार्ट तो जाहिर है शाहीन अफरीदी से ही होगा, तो फिर इनको बड़े डिसीजंस भी लेने होंगे। इसी तरह वहां पे आपने जो प्लेयर्स डाले हैं, इसमें एक उस्मान तारिक है, वो बड़ा मिस्ट्री स्पिनर है, उसको भी देखना होगा। और इसके अलावा ख्वाजा नाफी जो है, उस्मान की जगह ख्वाजा नाफी को भी मौका दिया जाना चाहिए, बहुत पोटेंशियल है उसमें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कुरैशी साहब। जी शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब तारिक कुरैशी। सामीन कराम, आप में से अक्सर बहुत खुश हुए होंगे और जो खेलों के शौकीन हैं उनके लिए खबर किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन हुए। हम आपको मुतला करते रहे और उसके बाद अब जो फुटबॉल के मामलात हैं कौमी सतह पर वो रवां दवां है। मुंतखब जो सदर साहब हैं वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ही इज राइट मैन फॉर द राइट जॉब। शायद खोकर साहब से आप मुलाकात करते रहे हैं पिछले कई सालों से। अच्छी खबर यह है उनके लिए भी और शायकीन फुटबॉल के लिए भी कि उनको पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का CEO अपॉइंट किया गया है। खबरें पता चलती रहती होंगी कि हमारी मुख्तलिफ जो टीमें हैं, मुख्तलिफ एज ग्रुप की, मर्दों की भी और खवातीन की, वो मुतहरिक हो चुकी हैं। कुछ प्रोग्राम जो हैं वो भी आप मीडिया के जरिए आप तक पहुंचते रहते हैं कि उन पर अमल दरामद होने वाला है फुटबॉल के फरोग के हवाले से और फुटबॉल के मुकाबलों के हवाले से। हम शायद खोकर साहब से बात करते हैं, वो हमारे साथ है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो खोकर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको CEO अपॉइंट किया गया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का। इस अपॉइंटमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम राय साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप मौका देते हैं और मैं अपने जो रेडियो के सामीन हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम जिनसे हमें खेलों के बारे में आगाही मिलती है उससे मुंसलिक रहना चाहिए। जो आपने फरमाया कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या CEO के तौर पे जो तैनाती है, मेरा आप जानते हैं कि फुटबॉल फेडरेशन के साथ या फुटबॉल की मैनेजमेंट के साथ मैं काफ़ी देर से मैं मुंसलिक हूँ जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसको एक जिम्मेदारी के तौर पे लेना चाहिए। इंशाल्लाह बस आप भी दुआ कीजिए कि जो जिम्मेदारी अल्लाह देता है और जिसका वसीला यहाँ पे दुनिया के वसाइल बनते हैं उसमें आप सुरखरू हों और पाकिस्तान की खिदमत कर सकें, क्योंकि ये एक कौमी इदारे की जिम्मेदारी है। खोकर साहब, अब ज़ाहिर है आजकल तो मौसम बेहतरीन है फुटबॉल के लिए। सारे मौसम ही ठीक होते हैं वैसे, ज्यादा लंबी दौरानिया का ये खेल है, लेकिन ये आइडियल मौसम है। जो आपके प्रेसिडेंट हैं और आपके जहन में भी कुछ और आपकी टीम के जहन में कुछ आइडियाज शुरू से ही मौजूद होंगे कि किस तरीके से हमने नेशनल चैंपियनशिप करानी है, नौजवानों को किस तरीके से मौका देना है, बैन अवी सतह पर रवाबत किस तरीके से कायम करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है। तो इसकी ज़रा तफसीलात बताइए कि आपके स्टोर हाउस ऑफ माइंड में जो मनसूबा साज जहन है सदर साहब का, क्या गिलानी साहब के जहन में आइडियाज हैं और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं? मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, सैयद मोहसिन गिलानी और जितनी भी क़यादत है कि उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। अब इसको आपकी बात से जोड़ते हैं तो आप जानते हैं कि मोहसिन गिलानी इज़ अ वेरी विजनरी पर्सन, इंटरनेशनली बहुत वेल कनेक्टेड है, फुटबॉल को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, खुद भी फुटबॉल डेवलपमेंट ऑफिसर फीफा के लिए रह चुके हैं। तो एक तो हमें तवक्कुआत बहुत है इंशाल्लाह कि वो उनके होते हुए फुटबॉल नई बुलंदियों को छुएगा जी। यहाँ तक बात है, दो हिस्सों में हम बात कर लेते हैं कि मुकामी फुटबॉल जो है उसको कैसे डेवलप करना है जी। उसके लिए हमने कल ही नेशनल चैलेंज कप अनाउंस किया है और फॉर्मल अनाउंसमेंट इसकी इंशाल्लाह एक आधे दिन में आपके सामने आ जाएगी, जो कि हमारा सबसे, आप समझ लीजिए कि हाईएस्ट लेवल का टूर्नामेंट होता है। इसके बाद फिर प्रीमियर लीग होती है, उस पर अभी काम हो रहा है और हम ये चाह रहे हैं कि वो एक प्रोफेशनल प्रीमियर लीग पाकिस्तान में हो फुटबॉल की, जैसे कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होती है। ठीक, तो अभी नेशनल चैलेंज कप अनाउंस आप यूं कह लीजिए कि इनफॉर्मली अनाउंस कर दिया, दैट विल बी हेल्ड इन कराची और 16 टीमें उसमें खेलेंगी, टॉप 16 डिपार्टमेंटल टीम्स। इसके अलावा जो है हमारी टीम, आपके इल्म में होगा कि थाईलैंड में पहली दफा पाकिस्तान की साफ फुटसॉल टीम्स जो है वो पाकिस्तान की कौमी टीमें थाईलैंड में खेल रही हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उनमें हमारी नेशनल मेंस फुटसॉल टीम भी है और विमेंस भी है।
ठीक। तो दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जी जी। विमेंस में हमने बहुत सारे ऐसे मैचेस जीते जो कि तवक्कुआत के बरक्स थी, और इसी तरह हम प्रिपेयर कर रहे हैं साफ अंडर-20 मेंस चैंपियनशिप में मार्च में हिस्सा लेने के लिए। इसी तरह हमारा एक बहुत बड़ा मैच जो कि पाकिस्तान म्यांमार का मैच है, जो फीफा क्वालिफायर्स के नतीजे में हमें मिला था, वो AFC क्वालिफिकेशन के मैचेस में से एक मैच है पाकिस्तान म्यांमार, अच्छा। जो कि इस्लामाबाद में होगा। ठीक। इसी तरह अंडर 17 की मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा, और ये भी आई मस्ट गिव द क्रेडिट टू द प्रेसिडेंट, कि उनके एफर्ट और विजन की वजह से पहली दफा पाकिस्तान यूएफए के किसी चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहा है। ठीक। और वो हमारी जो यूथ टीम है वो इंशाल्लाह दैट विल पार्टिसिपेट in that event. A lot of activity at domestic level और international level वो प्लान है जी, जो इंशाल्लाह आप अगले दिनों में देखेंगे। आप देखेंगे कि फुटबॉल के लिए एक नई जहत आपको नजर आएगी कि इंशाल्लाह डायरेक्शन इसकी बहुत प्रोग्रेसिव होते हुए आपको नजर आएगी। लाहौर में सारी जो कौमी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सदर दफ्तर हैं, और आपके करीब जवार में हम हॉकी फेडरेशन और PCB के दफ्तर भी देखते हैं। मुझे वहाँ आपको दफ्तर हाजिर होने का मौका मिला है, बासहूलत है। इसके साथ साथ आप ज़ाती तौर पर से फुटबॉल के साथ एक जुज़्व लाजिन फ़क के तौर पर उसकी तरक्की के हवाले से जो काम अदा कर सकता है वो मीडिया है, जिसमें सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, रेडियो है, अखबारात हैं। आप खुद मीडिया को डील करते रहे हैं फुटबॉल फेडरेशन के, तो ये जो प्रोजेक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका नाम भी बनेगा, आपके जो मंसूबे हैं उनको मजीद एक्सपोजर मिलेगा। इस हवाले से आपके ज़ाती तौर पर ज़हन में कोई ऐसी तरजीहात हैं? राय साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसके बगैर तो आगे बढ़ना नामुमकिन भी है और सोचा भी नहीं जा सकता जी। तो मीडिया के लिए एक्सटेंसिव प्लान हम इंशाल्लाह सामने लेके आएंगे। अभी फिलहाल आप यूं कह लीजिए कि रॉ मटेरियल हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं, कंपोनेंट्स उसके इकट्ठे कर रहे हैं। PFF के अपने जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी पूरी तरह एक्टिवेट भी कर रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए हमने कुछ ह्यूमन रिसोर्स को हायर कर लिया, और हम इस तगोदो में हैं कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह एक्टिवेट भी हों और उनके जरिए हमारी आउटरीच भी बढ़े। यहाँ तक दूसरा प्रिंट मीडिया की बात आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हमें आप कह लीजिए कि एक हमारे लिए सहूलत ये है कि हमारी एक फेमिलियरिटी ऑर्गेनाइजेशन की है सारे प्रिंट मीडिया के साथ जी, तो उसके लिए भी एफर्ट कर रहे हैं, और ये एफर्ट भी कर रहे हैं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी टीवी के ऊपर भी लाइव टेलीकास्ट हो। अब इसमें आखिरी जो मेरा आपसे सवाल था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर स्टेडियम जरूर मिलना चाहिए जो आपकी मलकियत हो, जहां पर आपका दफ्तर अटैच हो, या करीबो जवार में आप समझते हैं कि ये भी आपको इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान कोई कतई अराजी दे दे, या आप इतने बावसाइल हों कि हम देख सकेंगे एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल का स्टेडियम है वो पाकिस्तान के किसी भी सिस्टम में, यानी लाहौर के या सिंध के किसी सिस्टम में ऐड हो जाए। आप सिस्टम में कोई आपकी तरजीहात या आपके जो पाइपलाइन है उसमें कोई मंसूबा है? जी राय साहब, ये एक ऐसा मिसिंग एलिमेंट है जिसकी आपने निशानदेही की। इसके बगैर अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई एक भी पर्पस बिल्ड स्टेडियम नहीं है जी, और ये बहुत ही इट इज नीड ऑफ द आवर। इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अभी सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि लकीली हमारी ख्वाहिश या हमारी सोच तो अपनी जगह पे है, लेकिन रिसेंटली फीफा प्रेसिडेंट ने एक आप यूं कह लीजिए लेगेसी प्रोजेक्ट एक अनाउंस किया है, जिसमें वो अपनी मेंबर एसोसिएशंस को फीफा स्टेडियम की ऑफर कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली अ ह्यूज थिंग। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो अगेन आई वुड रेफर टू मोहसिन गिलानी कि उन्होंने इसके ऊपर इब्तदाई कुछ मुलाकातें वो ही हैज डन दैट, उसके ऊपर हम प्लानिंग कर रहे हैं। जिस वक्त हम ये स्टेडियम बना पाएंगे, अब उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट या कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलके कैसे काम करना है, या गवर्नमेंट से हमने क्या लेना है और फीफा ने उसके अंदर फाइनेंशियल टर्म्स में कंट्रीब्यूट क्या करना है, इमेज की सेंस में क्या कंट्रीब्यूट करना है। सो ये हम बहुत ही सीरियसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जिस वक्त भी ये होता है, ये एक रियल चेंज होगी पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए, तो इस पे कर रहे हैं काम। इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लाइक
अकेडमी, नेशनल अकेडमी की जरूरत है, नेशनल रेफरी स्कूल की जरूरत है, तो उसके लिए हमारे पास वसाइल हैं, वो हम इंशाल्लाह अपने वसाइल से कर लेंगे। लेकिन स्टेडियम क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए होते हैं, तो उसमें हम फीफा, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सारों के साथ इंशाल्लाह मिलके उसमें काम करेंगे जी। खोखर साहब, मैं आइंदा किसी प्रोग्राम तक इसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग करूंगा। मैं चाह रहा था आपसे, ये यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है और रेफरीज की और कोचेस की जो ट्रेनिंग है उसके हवाले से हमें आपसे जरूर गुफ्तगू होगी। जी जी, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। और जिस वक्त भी आप हुक्म करेंगे, मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सामीन को ये भी बता दूं कि खोखर साहब रेडियो पाकिस्तान लाहौर भी मेरी दरख्वास्त पर आते रहे हैं, तो ही अंडरस्टैंड फुली इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्ट। और आप छोटे शहरों से और बड़े तहसीलों से भी हमें मैसेजेस करते रहते हैं। आपको फुटबॉल के सिलसिले बड़े पसंद आए। खोखर साहब की गुफ्तगू आपने बड़ा गौर से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया खोखर साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे जनाब शाहिद खोखर, CEO पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। सामीन कराम, ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 T20 मैचेस खेलने के लिए वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का दौरा कर रही है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान व्हाइट बॉल क्रिकेट और खासूसी तौर पर T20 क्रिकेट का पस मंजर क्या है, यानी फेस टू फेस कितने मुकाबले हुए हैं, किस टीम का पलड़ा भारी, इस बारे में हम डॉक्टर रेहान अहमद साहब से बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राजी साहब, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होती है। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ये कास्ट करते हैं अपने रिजल्ट को, जो आने वाला रिजल्ट होता है मतवक्को मैचेस का। तो इस सिलसिले में सूरत हाल क्या है? किस टीम को आप समझते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस कुछ एज हासिल होगा? राजा साहब, बड़ा ही एज टू एज मुकाबला है, बड़ा ही क्लोजली फॉट है। 27 मैच हो चुके हैं अभी तक जब से T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया ने 14 मैच जीते हैं और पाकिस्तान ने 13 मैच जीते हैं, तो किसी भी टीम को क्लियर एज हासिल नहीं है। अगर हम स्टैट्स की बात करें, ओवरऑल अगर हम इनका स्नैपशॉट लेते हैं तो एवरेज रन्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के 137 हैं, पाकिस्तान की 141 है। मैक्सिमम रन्स बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 197 और पाकिस्तान ने किया 194 2014 के वर्ल्ड कप में। मिनिमम रन्स में ऑस्ट्रेलिया 41 पे ऑल आउट हुआ है और पाकिस्तान 64 पे ऑल आउट हुआ है। अगर हम इन स्टैट्स को फर्दर स्प्लिट करते हैं बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में, तो बैटिंग फर्स्ट जो ऑस्ट्रेलिया 6 दफा मैच जीती है और पाकिस्तान 9 दफा मैच जीता है। बैटिंग फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया की एवरेज रन है 146.3 और पाकिस्तान की 149.3। बैटिंग फर्स्ट मैक्सिमम स्कोर ऑस्ट्रेलिया का है 193 और पाकिस्तान का 194। मिनिमम रन है 89 बैटिंग फर्स्ट और पाकिस्तान के हैं 96। बैटिंग सेकंड स्टैट्स की तरफ आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया 8 दफा मैच जीता है, पाकिस्तान 4 दफा मैच जीता है। एवरेज रन्स की बात करें तो 133.3 ऑस्ट्रेलिया की एवरेज है, 127.7 पाकिस्तान की एवरेज है। अच्छा, मैक्सिमम रन्स अगर देखे जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 197 किए हैं और पाकिस्तान ने बैटिंग सेकंड 187। तो ये इनके रिजल्ट ग्राफिक्स हैं दोनों टीमों के। फर्दर हम इनकी अगर हम स्टैट्स को स्प्लिट करें, टॉप बैटिंग परफॉर्मेंसेज में हाईएस्ट रन स्कोर कौन है दोनों टीमों के दरमियान, तो वो बाबर आजम ने 430 रन बनाए हैं, डेविड वार्नर ने 397 रन बनाए हैं, ऑरन फिंच ने 381 रन बनाए हैं, कामरान अकमल ने 366 रन बनाए हैं और उमर अकमल ने 335 रन बनाए हैं। अब हाईएस्ट स्कोर्स की तरफ अगर हम आते हैं तो उमर अकमल का हाईएस्ट स्कोर है 94, फखर जमान ने 91 किए हैं, शेन वॉटसन ने 81 किए हैं, स्टीव स्मिथ ने 80 किया है और TRC शॉट ने 76 किया है। बेस्ट स्ट्राइक रेट को भी अगर हम देखें तो उसमें एडम गिलक्रिस्ट का बेस्ट स्ट्राइक रेट 200 है बैट्समैन की अगर हम बात करें। बाकी बॉलर्स का स्ट्राइक रेट है वो क्योंकि लोअर ऑर्डर में आते हैं तो जाय रिचर्डसन का 300, उस्मान कादिर का 300, मोहम्मद आसिफ का 250 और हसन अली का 192.86। हाईएस्ट एवरेज की बात करते हैं तो हम इफ्तिखार अहमद है पाकिस्तान के 60.50, बाबर आजम की 47.78, मार्कस टॉयनर्स की 46.75, कामरान अकमल की 45.75, मिसबाउल हक की 43.67। और जो टॉप बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की तरफ आते हैं तो सईद अजमल ने सबसे ज्यादा 19 विकेटें ली हैं, उसके बाद मोहम्मद आमिर ने 17 विकेटें ली हैं, उमर गुल ने 16 विकेटें ली हैं, मिचेल स्टार्क ने 15 विकेटें ली हैं, शादाब खान ने 13 विकेटें ली हैं। तो ये टॉप बॉलिंग परफॉर्मेंसेज होगी। इसके अलावा जो बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेज है उसमें ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है। स्पेंसर जॉनसन ने पिछले साल 5 आउट किए 26 रन देके, जेम्स फॉर्कर ने 5 आउट किए 27 रन देके
उमर गुल की 4 विकेटें 8 रन दे के, बिली स्टैनले की भी 4 विकेटें 8 रन दे के, और हारिस रऊफ की 4 विकेटें 22 रन दे के। बेस्ट इकोनॉमी रेट अगर बॉलर्स का बात करें तो कैमरॉन बॉयस है ऑस्ट्रेलिया के 2.50, आरन हार्डी है 5.25, कैमरॉन ग्रीन है 5.33, शॉन एबर्ट है 5.36 और बेन इल्फोनस 5.43। बेस्ट स्ट्राइक रेट्स की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान के बिलावल भट्टी है 6 बॉल्स पर विकेट है, जेम्स फॉल्कनर ऑस्ट्रेलिया के 6 बॉल्स पर विकेट है, अब्बास आफरीदी 6.33 बॉल्स पर विकेट है, स्पेंसर जॉनसन 6.88 पर विकेट है और स्टीवन ओकीफ 8 बॉल्स पर विकेट है। तो ये तो एक माइनर सा स्नैपशॉट था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के T20 का। डॉक्टर साहब ये माइनर नहीं था, इट वाज वेरी कम्प्रिहेंसिव एंड यू वर्क वेरी हार्ड ऑन इट। मुझे उम्मीद है कि ये जो बड़े दिलचस्प किस्म के शुमारियात हैं इसमें बाज़ जगहों पर तो ऑस्ट्रेलिया का एज है, लेकिन जो आपने ओवरऑल सिचुएशन बताई है 13-14 की, वो कोई इतनी ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि इन तीनों मैचों को जीते और अपनी जो विन परसेंटेज है उसको ज़्यादा ऊपर ले जाए। पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्लीन स्वीप करें, होम कंडीशंस का मैक्सिमम फायदा उठाएं। T20 वर्ल्ड कप एक जब स्टार्ट होगा तो रमजान नहीं होगा, लेकिन 19 तारीख से रमजान स्टार्ट होगा, तो आई होप कि हम रमजान वाली ब्लेसिंग्स को एक दफा फिर गैदर करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप की तारीख तो लाने में शायद कामयाब हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेहान अहमद साहब, आपने अपने तजुर्बात की रोशनी में, अपने मुशाहिदे की रोशनी में, अपनी रिसर्च की रोशनी में हमारे सामीन को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो क्रिकेट मैचेस हुए उनके पस मंजर से आगाह किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे तजियाकार डॉक्टर रेहान अहमद। सामीन कराम, हमारे गुज़िश्ता एपिसोड में आपने साबिक टेस्ट कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर सईद अहमद के हवाले से जो सिलसिला पेश किए आपने बहुत पसंद किए। हमें खास तौर पर जामिया पंजाब के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब का पैगाम मिला। इस तरीके से साबिक क्रिकेटर अनीसुर रहमान और फिर मोहम्मद मोहसिन ने भी पैगाम भेजे कि उनको बहुत अच्छा लगा है कि माजी के अजीम खिलाड़ियों को याद रखने का, उनको खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला रेडियो पाकिस्तान ने शुरू किया है। मैं सिलसिले में जनाब मुजाहिद सैयद साहब का बेहद ममनून हूँ, जो एक नॉन हिस्टोरियन हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े नाकद हैं। क्रिकेट मैचेस ज़ाहिर है कि वो तो इनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं, ब्रेड एंड बटर रहे हैं। आज हम एक और बड़ी शख्सियत से आपका तारुफ करवाने वाले हैं। तारुफ मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि मुझे खदशा है कि हमारी नौजवान नस्ल, जो नौजवान नहीं भी है, वो भी उनके नाम से वाकिफ नहीं होगी। और वो नाम इतना बड़ा नाम है और उसने इतनी बड़ी क्रिकेट खेली, इतनी कंट्रीब्यूशन उनकी हमारी क्रिकेट में छाप रही है उनकी। मैं उस बड़े और अजीम क्रिकेटर का नाम आपको बता दूं, वो है खालिद अबादुल्ला। खालिद अबादुल्ला जो हैं वो 20 दिसंबर 1935 को लाहौर में पैदा हुए, जबकि 12 जुलाई 1924 में उनका यूनाइटेड यानी न्यूजीलैंड में इंतकाल हुआ। वो एक राइट हैंडेड बैट्समैन थे और उसके साथ ऑफ स्पिनर भी थे, मीडियम पेस ही बॉलिंग करते रहे। उनकी तफसीलात जो हैं खेल के हवाले से वो लंबी फहरिस्त है। वाविकशायर काउंटी में खेले, फिर 17,078 रन बनाए, इसके अलावा 462 विकेटें हासिल की। वो ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट खेले तस्मानिया से, और फिर वो न्यूजीलैंड में भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। बहुत सी उनमें खूबियां थी। वो एक सियासतदान भी थे, एक क्रिकेट कमेंटेटर भी थे, एक कोच भी थे। कोच की हैसियत से उन्होंने केन रदरफोर्ड, गैलन टर्नर, क्रिस केन जो बहुत बड़ा नाम है, उनकी कोचिंग की, उनको ऊपर को लेकर सामने। 1974 में जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई थी तो बीबीसी की जो कमेंट्री टीम है उसमें खालिद अबादुल्ला साहब शामिल थे। जाहिर है कि उस पैनल का हिस्सा थे जिसने कमेंट्री की। आज हम खालिद अबादुल्ला साहब के बारे में बातें करेंगे। मेरे साथ हैं मुजाहिद सैयद साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा नाम है जी, बड़ी कंट्रीब्यूशन है, रन्स के अंबार लगाए और फिर पाकिस्तान के पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने डेब्यू में 166 रन की इनिंग खेली। बॉबी सिम्पसन की टीम थी 1964 में। खालिद अबादुल्ला ने अपना क्रिकेटिंग करियर का आगाज शुरू किया मुजन हाई स्कूल से। उनके हम असर थे महमूद हुसैन, हसन एंड खुर्शीद। इतना हाई स्टैंडर्ड के स्कूल का कि ये चारों लड़के जो उनसे हैं 1952 में जब पाकिस्तान को टेस्ट मिला, ये इंडिया गए। इंडिया में इब्तदाई तौर पे खालिद अबादुल्ला को सेलेक्ट नहीं किया गया था, मगर दिल्ली टेस्ट में खान मोहम्मद को ग्रोइन इंजरी हो गई थी, तो कारदार साहब ने जो कप्तान थे उन्होंने जस्टिस कॉलोनी को कहा कि मुझे असर अली चाहिए। असर अली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे जो हैदराबाद दक्कन से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे। तो मगर उन्होंने जस्टिस कॉलोनी ने कारदार की बात को वीटो करते हुए खालिद अबादुल्ला को भेज दिया
और इस पे कारदार को वो बात पसंद नहीं आई और बेचारे खालिद बादल को सिर्फ एक ही मैच खेलना पड़ा उधर, फर्स्ट क्लास मैच इंडिया में। उसके बाद खालिद बला 1953 में फजल महमूद की क़यादत में इंग्लैंड की टीम के साथ इंग्लैंड गए, वहाँ उन्होंने नुमाया कारकर्दगी की। उससे पहले इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास कैरियर इंडियन टूर से पहले एक बड़ा मशहूर मैच होता था लाहौर में, बल्कि पार्टिसिपेंट पहले से शुरू था, गवर्नर लेवल वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक, इसमें शोरा फाक इंडिया के प्लेयर विनो मंकड़, हजारे, राजा पटियाला, नवाब पटौदी, विजय मर्चेंट, लाला अमरनाथ भी खेलते थे। वहां से उन्होंने करियर शुरू किया। 54 में ही वॉज ए ऑटोमेटिक चॉइस फॉर इंग्लैंड टूर। ठीक, मगर वहाँ सियासत के तौर पे कोई सिफारशी प्लेयरों को ले जाया गया जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो खालिद अब्दुल्ला दिल बर्दाश्त होके ये इंग्लैंड चले गए 54 में। उस वक्त इनके जेब में कोई 5-6 पाउंड थे। इन्होंने वारविकशायर के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश की। उस जमाने में, आज तो फौरन आपको मिल जाता है ना, टीम में जगह मिल जाती है। उस जमाने में कानून था कि 3 साल आपको क्वालिफाई रहना पड़ता था, क्वालिफाई करना पड़ा। इन्होंने इब्तदाई तौर पर बेचारों ने कभी इलेक्ट्रिशियन हेल्पर का काम किया, कभी उधर सेल बॉय का काम किया मर्चेंट शॉप में। यानी और 57 में इनका अपना कैरियर शुरू किया और इनका कैरियर बड़ा दिलफरेब कैरियर था। ये 18 साल खेले हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट इंग्लैंड में। इन्होंने 2 बार इनको वारविकशायर को जेलट कप जिताया है और 1972 में काउंटी चैंपियनशिप थी, इसमें वारविकशायर जीती है, इसमें इनका नुमाया कारकर्दगी थी। इन्होंने नॉर्मन हॉर्नर के साथ मिलकर 377 रन किए वारविकशायर की तरफ से, जो रिकॉर्ड है। फिर रोहन कनाई के साथ मिलकर 402 रन की पार्टनरशिप थी। इनका ऐसा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है कि इन्होंने 217 मैच फर्स्ट क्लास खेलने के बाद इनको मौका मिला अपनी मुल्क की तरफ से 1964 में खेलने का, जहां इन्होंने 166 स्कोर किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट कराची, बॉबी सिम्पसन साइड। ठीक, एक और इनके पास ऐसा रिकॉर्ड है जो मेरा ख्याल है गालिबन किसी प्लेयर के दुनिया में नहीं है, कि ये वाहिद दुनिया के प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारी। पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने 100 किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी मारी कॉमनवेल्थ की तरफ से, जो टेस्ट मैच हुआ था लाहौर में 1963 में। बिल्कुल ठीक, ये मुनफरिद रिकॉर्ड बड़े कम लोगों के पास ये रिकॉर्ड है, बड़ी बात। हाँ, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूजीलैंड इन्होंने जर्मन खातून से शादी की, वहाँ उधर चले गए। वहाँ इनका बिगेस्ट चीज थी कि इन्होंने ग्रेटेस्ट जो न्यूजीलैंड का जो बैट्समैन था ग्लेन टर्नर को डिस्कवर किया और साथ ही ब्रेंडन मैकलम जो बेसबॉल का मौजूद है, इस वक्त कोच है इनका न्यूजीलैंड का, उसको उन्होंने डिस्कवर किया इनको। उसको फिर थोड़ी देर के बाद ये इब्तदाई तौर पे ये रहे पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रहे, मैनेजर कोच भी रहे। मगर ये अफसोस है कि इनको 12 साल लगे पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए। उस दौरान कई मीडियोकर प्लेयरों को मौका मिलता रहा और इनको ये 12 साल खेलते पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने बहुत नुमाया कारकर्दगी करनी थी। 22 सेंचुरियां फर्स्ट क्लास। बिसाइड द पॉइंट, ये वारविकशायर काउंटी में जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये वही काउंटी जहाँ पे कारदार साहब भी खेलते रहे। 57 में हुआ था, 1957 में कौन, वही काउंटी जो कारदार साहब खेलते थे, वही काउंटी। अच्छा, अब इसमें जो कारदार पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली है, मतलब खेली है पहले बहुत। अच्छा, अब इसमें ये इंग्लैंड में मारूफ वहाँ का कॉलेज है, उसमें पढ़ाते भी रहे। ये इतनी इनमें सलाहियत थी बोलने की, लिखने की, पढ़ाने की। ही वॉज, जिसे पुराने वक्तों में कहते हैं ना, ही वॉज ए जेंटलमैन क्रिकेटर विदाउट एनी स्कैंडल एंड विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। अच्छा, ये जो मैं 417 की बात कर सकते, 417 फर्स्ट क्लास मैच हैं, 17,078 रन, ये कोई आम बैट्समैन इतना सर्वाइव नहीं कर सकता, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का उनका फर्स्ट क्लास। इंग्लैंड में तो सवाल नहीं होता, वो देखते नहीं है सवाल परफॉर्मेंस देखते हैं इंग्लैंड में, पूरा परफॉर्मेंस देखता है। और ये न्यूजीलैंड में भी, न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान से भी टेस्ट खेले हैं, ये बता दूं आपको। बिल्कुल ठीक है, ये उटागो जो उनका परफॉर्मेंस उसके से बड़े किया जी, और लोकल पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया। बड़ी सलाहियत हो कि हामिल। आपने शाह साहब इनको खेलते हुए देखा है? मैंने इनको खेलते हुए देखा था, कॉमनवेल्थ में सेंचुरी मारी थी 63 में, मैं देखा था। अब उनकी बताएं कि उनका बैटिंग स्टाइल कैसा था? बड़ा सॉलिड बैट्समैन थे, इनका फेवरेट शॉट था स्क्वायर कट एंड ड्राइव। अच्छा, एक चीज है जो हमने इनका एक पहले प्रोग्राम किया था जुलाई 2024 में जब इनका इंतकाल हुआ है,
कभी इनके बारे में ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जिसमें उन्होंने कहा वावेला किया हो या शोर मचाया हो? जैसे आजकल क्रिकेटर जो हैं वो 2 4 5 6 टेस्ट खेलने के बाद वो फिर लिव अप करते हैं और फिर बोर्ड्स पर क्रिटिसिज्म करते हैं, उस दौर के सिलेक्टर्स पर क्रिटिसिज्म करते हैं, कप्तान पर क्रिटिसाइज करते हैं कि मुझे खिलाया नहीं, मैसेज आती। लेकिन बिली अबादुल्ला ने मेरे ख्याल में कभी ऐसा नहीं किया। मैंने आपको पहले बता दिया कि ही हैड ए वेरी क्लीन रिकॉर्ड विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी स्कैंडल। मैंने आपको बताया पहले। जो इम्पोर्टेंट चीज है, खालिद अबादुल्ला साहब की फैमिली के बारे में, जो लाहौर में फैमिली, उनके बारे में आप कुछ जानते हैं? हाँ, मैं ये जानता हूँ कि जब नेशन के जो एग्जीक्यूटिव राइटर थे अहमद अजीज जिया मरूम, वो खालिद अबादुल्ला के बनोई थे। अच्छा, ठीक है। और खालिद अबादुल्ला का एक और भाई भी था, उसका नाम था तारक अबादुल्ला। वो भी मजंग हाई स्कूल और लोकल क्रिकेट लाहौर में खेलते रहे। फिर उन्होंने अपने एक अजीज से कोचिंग भी हासिल की, लेकिन वो दूसरे खिलाड़ी थे, इनके बुजुर्ग थे। अच्छा, इनके जो साहबजादे हैं कासिम अब्दुल्ला, वो भी फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं, इंग्लैंड में खेले हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लेन टर्नर, जो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड का बेस्ट एवर बैट्समैन था, उसने कहा था कि खालिद अबादुल्ला ना होता तो ग्लेन टर्नर ना होता। इससे बड़े ट्रिब्यूट क्या हो सकता है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। जब ग्लेन टर्नर ने अपनी 100वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी मारी थी तो खालिद अबादुल्ला शरबत लेके, ड्रिंक्स लेके मैदान में गए थे उसको पिलाने के लिए। बड़ा फोटो भी है, उसकी बड़ी मशहूर फोटो है, देख लीजिए। वो बड़ा सेंटिमेंटल फोटो है वो। कैप्टन न्यूजीलैंड हैज एवर, एक जमाने में सिर्फ एक ही सुपरस्टार होता था, गैलन टर्नर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जी, बड़ी अच्छी दिलचस्प बातें थी शाह साहब, बड़ा लुत्फ आया। थैंक यू वेरी मच साहब, आपने मुझे बहुत किया मौजू के साथ, और एक नई, आपके लिए नई तो नहीं, पुरानी, मगर उनकी यादों को मजीद ताज़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में भी। मुजाहिद साहब आपके साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी राज साहब, मदद किया मुझसे। ये थे जनाब मुजाहिद एच सैयद। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सरवत अली खान, जबकि मुंसब आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।